नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, शासकीय वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। इसके पहले की प्रस्तुति में हमने नृत्य के आरंभिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज हम नृत्य के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आते हैं जैन और बौद्ध धर्म के अभ्युदय काल में नृत्य, शुंग काल में नृत्य, कनिष्क काल में नृत्य, नाग तथा परवर्ती काल में नृत्य और फिर गुप्त काल में नृत्य। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन और बौद्ध काल में नृत्य। यह वह समय था जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ था और समाज में एक अलग तरह का डर, भय और हिंसात्मक वातावरण फैल चुका था। उस समय मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दो महापुरुषों का जन्म हुआ, जो थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए दोनों ही संप्रदायों ने संगीत, नृत्य और नाटकों को अपनाया। आमतौर पर संगीत, नृत्य, नाटक ऐसी विधाएं हैं जो बड़ी आसानी से लोगों के मन में घर कर जाती हैं और अपनी बातों को बहुत आसानी से रखने में सक्षम होती है। इस युग में वैशाली की नगर वधू आम्रपाली बहुत प्रख्यात नृत्यांगना थी, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। उस समय नर्तक नर्तकियों का अपना एक समाज था और वे व्यवसाय के रूप में इसे अपनाते थे। उनका एक अपना घर हुआ करता था, अपना एक कॉलोनी हुआ करती थी, जहाँ पर वो रह करके प्रशिक्षण या अध्ययन का काम किया करते थे। जैन ग्रंथ निम्न सूत में सूर्याभ देव ने महावीर स्वामी की वंदना में लयात्मक नाटक लिखे जाने का उल्लेख किया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में महामंत्री चाणक्य, सभी उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने ललित कलाओं को राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन देने की बात भी कही थी। उनके अनुसार राजा को चाहिए कि वे अपने दरबार में गायन, वादन, नृत्य, वीणा, मृदंग वादकों की नियुक्ति करें और समय समय पर उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण करने का मौका दें। उस समय हर मांगलिक अवसरों पर संस्कृति का प्रदर्शन होता था। सबसे महत्वपूर्ण कलाओं के आदि ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने इसी काल में की थी। नाट्यशास्त्र आगे चल करके पंचम वेद के नाम से विख्यात हुआ। इस नाट्यशास्त्र में साहित्य, संगीत, नृत्य, प्रबंध, अर्थ, इन सभी कलाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। अब हम आते हैं शुंग काल में नृत्य। प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना इस युग में की थी। इसमें हमें नट, नर्तक, रंगमंच, नाट्य से संबंधित बहुत सी सामग्रियां देखने को मिलती हैं। नट परंपरा, रंगमंच किस तरह का होना चाहिए, जो वो नाट्यशास्त्र उन्होंने प्रेरणा लेकर के लिखी थी। इस काल में गात्र विक्षेप अर्थ वाली नृत्य धातु से नृत्य शब्द की उत्पत्ति जो बताई जाती है, वो इसी काल में खोजी गई थी। इस समय नर्तक नर्तकियों के अपना समाज हुआ था और उन्हें श्रेणियों के आधार पर बांटा जाता था। इस समय पात्र के अनुसार मुख राग किया जाता था। इसका अर्थ है कि जिस पात्र का अभिनय किया जा रहा है, उस पात्र का उसी तरह से मेकअप किया जाएगा। नवधा भक्ति मार्ग को इस समय स्वीकार किया गया था। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्याम, मत निवेदनम। नृत्य के विभिन्न नाम दिए जाते थे। स्त्री पात्र की भूमिका करने वाले नट को इस समय भ्रंकुश कहा जाता था। अन्य स्थानों पर इन्हें शोभनिक भी कहा गया है। उस समय स्त्रियां तो नृत्य किया ही करती थी, लेकिन कई स्थानों पर पुरुष भी स्त्री का भेष लेकर के अभिनय किया करते थे। नट संगीतज्ञ और सर्वकेशी हुआ करते थे और उनकी संतानों को नाटेर कहा जाता था। इसके बाद आता है कनिष्क काल में नृत्य। सम्राट कनिष्क स्वयं संगीत प्रेमी थे और संगीत प्रेमी होने के साथ साथ वे सभी संगीतज्ञों का सम्मान भी किया करते थे। उन्होंने अपनी माता से शिक्षा ग्रहण की थी। देश विदेश के संगीतज्ञों के लिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित किया जाता था। इस काल में अनेक नृत्यशालाएं और प्रेक्षागृह बनाए गए। ये वही प्रेक्षागृह हैं जो भरत के नाट्यशास्त्र से लिए गए। भरत के नाट्यशास्त्र ने 3 तरह के प्रेक्षागृह यानी ऑडिटोरियम बताए हैं, त्रयस्त्र, चतुरस्र और विकृष्ट। और उनकी संरचना के आधार पर कालांतर में बहुत सी नृत्यशालाएं और प्रेक्षागृह या रंगमंच स्थल बनाए गए। विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना इस काल में की और वे अपने संगीतज्ञों के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया करते थे और भरत अपने बुद्ध चरित्र में जो उन्होंने रचनाएं की थी उसका गा करके वर्णन किया करते थे। दक्षिण के प्रसिद्ध महाकवि इलंगोवन ने शिलप्पदिकारम की रचना इसी काल में की थी।
शिलप्पदिकारम की जो नृत्यांगना है, नायिका है, वो बहुत खूबसूरत नर्तकी थी और उसी के आधार पर पूरी कहानी आगे चलती है। इसके बाद आता है नाग और परवर्ती काल में नृत्य। आर्यावर्त नागवंशी राजा संगीत और नृत्य कला के प्रश्रय जाता थे। इस समय की नाग कन्याएं श्रेष्ठ नर्तकियां हुआ करती थी और वे दूसरे राज्यों में राजदूत बनाकर भेजी जाती थी। इसके बहुत से साहित्य में हमें भरपूर प्रमाण देखने को मिलते हैं इनकी कथाओं के बारे में। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये संगीत और नृत्य की पूजा के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसी समय सामंती युग आया। उस समय नारी को उपभोग के रूप में देखा जाने लगा और वह पुरुष के उपभोग की वस्तु बन गई। संभवतः इसी कारण देवदासी परंपरा का जन्म इस युग में हुआ। आरंभ में देवदासियों का जो काम था वो मंदिरों में नृत्य करना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो शारीरिक सुख के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। उनकी स्थिति बहुत भयावह होती चली गई धीरे धीरे। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है। इस काल में हर विधा में संपूर्ण विकास हुआ। आमतौर पे कला के उत्थान पे चहुओर प्रयास भी हुए। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं एक उत्तम वीणा वादक थे और गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी माँ कुमारी देवी से संगीत शिक्षा ली थी, जो स्वयं संगीत कला में निष्णात कलाकार थी। इस युग में भी अनेक नाट्यशालाओं का निर्माण हुआ, जो भरत नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्यशालाओं से मिलती जुलती थी। इस समय पुरुष और स्त्रियां दोनों ही नृत्य संगीत में हिस्सा लिया करते थे। अरबी भाषा की लिखी किताब नाफर इस युग में लिखी गई थी, जिसमें स्वरों और रागों का विस्तार से वर्णन है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भी कहा था कि इस युग में संगीत और नृत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। महाकवि कालिदास भी इस युग की देन है, जिन्हें हम सभी जानते हैं, जिनकी कृतियों में नृत्य और संगीत हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। फारस कवि फिरदौस ने अपने शाहनामा में इस युग की सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार से उल्लेख किया है। इसी युग में दक्षिण में पल्लव राजवंश में नृत्य, चित्र और मूर्ति कलाएं विकसित हुई थी। राजा महेंद्र वर्मन ने भरत कोश में भारतीय नृत्य कला के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो नाट्यशास्त्र के बाद संभवतः अमूल्य निधि मानी जाती है। कर्नाटक के चालुक्य वंशी राजाओं ने भी नृत्य कला के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। गुप्तकालीन मंदिरों में प्रश्रय प्राप्त कर कलाकारों ने अनेक नृत्य रूपों की रचना वहाँ की दीवारों में और खंभों में की, जो आगे चल कर के शास्त्रीय नृत्य शैलियों के प्रेरणा स्रोत बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास जो है नृत्य का बहुत वृहद है और नृत्य कला के बहुत सी शैलियों का यहाँ से जन्म हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और नृत्य को यहाँ पर एक सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। धन्यवाद।